So determination of the number of plates on the HX diagram. The determination of the number of plates necessary for desired separation is shown in figure 11.28. The position of the feed, which is FXF, is shown at F on the boiling line, and the pole N is located as XD H dash D, where ये हम पढ़ चुके हैं H dash D is equal to HDL plus QC over D. Pole M is located on an extension of NF cutting the ordinate at XW. ये है आपके पास, इसको अब एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे निकालें. अब ये दिखने में तो खौफनाक है, लेकिन अगेन जस्ट लाइक द McCabe-Thiele मेथड एटसेट्रा, व्हेन यू विल नो, मज़ा तभी आता है जब थोड़ा मतलब कि कॉम्प्लेक्स चीज़ हो और वो हर कोई ना कर सके, उसका ज़्यादा मज़ा है. अब यहाँ से आप ये भी मद्देनजर रखें कि नाउ वी आर डीलिंग विद द मोर रियलिस्टिक सिचुएशंस. McCabe-Thiele मेथड अप्लाइज फॉर मोर आइडियलिस्टिक सिचुएशंस. ये ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ पे एंथैल्पी भी वेरी हो रही है. अच्छा, अब आप क्या करेंगे, पहले जस्ट टेक अ लुक एट दिस N एंड M एंड F, बाकी को ज़रा भी भूल जाएं. तो N आपने लेट्स से कि लोकेट कर लिया है और F भी लोकेट कर लिया है, तो आपके पास M भी आ गया. So we have these 3 points N, M and F. अब आपने क्या करना है कि you will draw this line, straight line XD and N वाली, इसको ड्रॉ कर लें. यहां पर जो ये ऊपर वाली ड्यू पॉइंट कर्व है, जहां पर इसको ये कट कर रही है लाइन, इसको लोकेट करें, V7 इसका नाम दे दें. ये आपको याद होगा लीचिंग में भी इस तरह की थी. लीचिंग में भी आपके पास जब नंबर ऑफ ट्रेस निकाल रहे होते हैं तब इसी तरह की डायग्राम होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए. जी, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट से आपने बॉइलिंग पॉइंट कर्व पे एक टाई लाइन ड्रॉ करनी है. ये आपने फिर टाई लाइन ड्रॉ की. अच्छा, ये टाई लाइन क्या चीज है? ये टाई लाइन है कि इस पॉइंट पे आपके पास जो मतलब कि आपके पास क्या था, एक्स, यानी कि लिक्विड की कर्व है. तो इस लिक्विड कर्व पे आपकी वेपर कंपोजिशन क्या है, ठीक है. तो ये आपके पास टाई लाइन है. अगर आपके डिस्टिलेशन कॉलम में अल्फा की वैल्यू यानी कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप वो जो फार्मूला है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स ओवर 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स, उससे निकाल सकते हैं. या कन्वर्सली आपको क्या करना पड़ेगा कि इसी डायग्राम के नीचे एक और डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे. करने की कोशिश करता हूँ, होपफुली ओके. ओके, वो हो रहा है. मैं आपको अभी दिखा देता हूँ. आगे जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन आई विल शो यू दैट. अच्छा, अब देखें, इसमें टाई लाइन का भी मैं बताता हूँ आपको. जैसे मैंने बताया कि एक तो ये है कि y इज इक्वल टू वो जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी की इक्वेशंस हैं उनको यूज कर सकते हैं. वो लेट मी शो यू दोज इक्वेशंस 5. क्योंकि ये क्वेश्चंस हमने मतलब एज्यूम किया हुआ है कि थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये हमारे कोर्स में नहीं थी. हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से स्टार्ट किया था. ये वाली क्वेश्चंस, यानी कि आपको चाहिए ना x चाहिए. अब क्योंकि आपने जो बबल पॉइंट कर्व है उस पे लोकेट करना है पॉइंट, तो व्हेन यू हैव दिस y व्हिच इज xd की वैल्यू पुट करें, अल्फा की वैल्यू पुट करें और x निकाल लें.
x की जो वैल्यू है उसको अगेन फिर आप लोकेट करें। ये है कि टाई लाइन आप ना भी ड्रॉ करें लेकिन वो पॉइंट लोकेट आप कर सकते हैं। बट एक और चीज के ये इक्वेशन तभी अप्लाई होगी जब आपके पास रिलेटिव वॉलेटिलिटी कांस्टेंट है। अब जरूरी नहीं है वो कांस्टेंट हो, तो इसलिए इसका एक और तरीका जो कि ज्यादा बेहतर तरीका है वो ये है कि आप उस डायग्राम के बिल्कुल नीचे ये वाली डायग्राम ड्रॉ करें। इक्विलिब्रियम कर्व आप समझ लें, इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करें जस्ट लाइक दिस। एक इक्विलिब्रियम कर्व उसी डायग्राम के नीचे आप ड्रॉ करें, ठीक है। ये अभी मैं आपको जब डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहां से ये x की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम द relative volatility remains constant or by drawing an equilibrium curve just below this। तो आप क्या करेंगे, जस्ट बिलो इसको नीचे तक लेके जाएंगे, उस ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम कर्व होगी उसको टच करेगी, फिर आप हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे कि ये जब वेपर की कंपोजिशन है तो लिक्विड की कितनी है, तो वेपर की इतनी है, लिक्विड की इतनी है, फिर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएंगी। अब इसको आपने अगेन, क्योंकि वहां पे इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि ऑल द ऑपरेटिंग लाइंस इन द टॉप पोर्शन ऑफ द कॉलम विल पास थ्रू द पॉइंट एन, तो इसको अगेन इट विल पास थ्रू द पॉइंट एन से मिला दें, रास्ते में ये इससे मिल जाएगी जो कि आपको वेपर कंपोजिशन दे देगा। इसको अगेन नीचे लेके जाएं उस कर्व पे, हॉरिजॉन्टली लेके आए, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड कंपोजिशन, अगेन लिक्विड कंपोजिशन को एन से मिलाएं, फिर इसको यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है ऑन दिस ड्यू पॉइंट कर्व, इसको नीचे लेके जाएं, फिर इसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएं जो इस वेपर पे लिक्विड की कंपोजिशन है, उस लिक्विड की कंपोजिशन देखें, देन अगेन एन पे लेके जाएं, वेपर कंपोजिशन आ गई, फिर नीचे लिक्विड कंपोजिशन ये हो गई। ये काम आपने जारी रखना है जब तक ये, जैसे वहां पे था एक्सएफ जब तक नहीं आ जाता। एक्सएफ के बाद क्या होगा कि अब ये पॉइंट एन का रोल खत्म हो गया, अब शुरू होगा पॉइंट एम का रोल, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद द बॉटम पोर्शन ऑफ द कॉलम, द स्ट्रिपिंग सेक्शन। अब स्ट्रिपिंग सेक्शन में क्या होगा कि आप देखें एक्सएफ के बाद वाली जो ये लाइन है ना, ये एन से नहीं मिल रही बल्कि एम से मिल रही है। फिर एम के बाद आप अगेन ऊपर लेके जाएं, ये देखेंगे ये एम से लेके गए, फिर यहाँ से वो काम जारी रहेगा कि लिक्विड वेपर वेपर यहाँ पे लेके गए, फिर इससे मिलाया, एंड देन यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि दैट इज द एंड। अब एक्स डब्ल्यू से बात आगे चली गई है, जैसे हम मैकेब थ्योरी में करते थे कि हम स्टॉप कर देते हैं अपनी कैलकुलेशंस। तो आपके पास 7 प्लेट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यू कैन ऑल्सो काउंट इट फ्रॉम इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जस्ट इग्नोर दिस फॉर द टाइम बीइंग एन डैश और एन एम, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एच डैश डी है वो किसके बराबर होती थी, एच डी एल प्लस क्यू सी ओवर डी। तो ये है एच डी एल, ये पोर्शन है एच डी एल का, ठीक है, यानी कि इंथॉल्पी ऑफ द लिक्विड, इंथॉल्पी ऑफ द लिक्विड टॉप प्रोडक्ट, इंथॉल्पी ऑफ द लिक्विड टॉप प्रोडक्ट। तो ये जितनी भी इंथॉल्पी होगी ये होगी एच डी एल। ये सारा जो पोर्शन है ये है आपका क्यू सी विच इज इक्वल टू क्यू सी ओवर डी, यानी कि द हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर डिवाइडेड बाय डिस्टिलेट डिवाइडेड बाय द टॉप प्रोडक्ट। तो ये एच डैश डी इन दोनों को प्लस करके आ रहा है, रिमेंबर दैट। यानी कि अगर आपके पास लेट्स से ये आपने मालूम करनी है वैल्यू, तो अगर आपने एन लोकेट कर लिया है, लेट्स से एम और एफ की मदद से एन लोकेट किया, आपके पास नहीं थी वैल्यू, तो आप यहां से ये क्यू सी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप यहां से क्यू बी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एच डैश डब्ल्यू इज इक्वल एच डब्ल्यू एल प्लस क्यू बी ओवर डब्ल्यू। तो ये यहाँ पे ये, और ये वैल्यू है एच डब्ल्यू एल की, और ये सारी है क्यू बी ओवर डब्ल्यू। तो आप के पास व्हेन यू हैव
H dash W and H dash D, then you can also calculate QC and QB because you will have D and W. D and W तो सिंपल मटेरियल बैलेंस से आ चुका होगा, और चूंकि आपको वैल्यू भी गिवन होगी एच डब्ल्यू एल और एच डी एल की, ये इक्विलिब्रियम डाटा से आपके पास वैल्यू मौजूद होगी, तो आप इजीली QC और QB को मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए आप देख लें, आपके कोई इतना मुश्किल नहीं है। टाई लाइन के बारे में आपको अभी मैं और बता देता हूँ कि कैसे करना है। इसके बाद एक और थोड़ा सा इसी में कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मिनिमम रिफ्लक्स रेशो का। अब इफ यू रिकॉल के मिनिमम रिफ्लक्स रेशो हमें क्या बताता है कि द इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन सेपरेशन। मिनिमम रिफ्लक्स रेशो पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होती हैं, जबकि टोटल रिफ्लक्स पे मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन ये दोनों कंडीशंस unrealistic हैं। हम we have to operate our column in between the minimum reflux ratio and the total reflux. So अब ये जो डायग्राम है concentration enthalpy डायग्राम, इसमें हमें मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो कैसे लोकेट करते हैं ये देखें जरा। The pole n has coordinates this, right, xd and h dash d. QC over D is the heat removed in the condenser per unit mass of product as liquid at its boiling point and is represented as shown in figure 11.28. हम देख चुके हैं। The number of plates in the rectifying section is determined for a given feed XF and the product XD by the height of this pole N. ये हाइट पे डिपेंड करता है N। अब ये कितना होगा, n ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो इसी पे n और m की जो लोकेशन है, जो हाइट है, उस पे सारा इन्हिसार है कि कितनी प्लेट्स रिक्वायर्ड होंगी। As n is lowered to say n dash, the heat QC falls। अब आप देख सकते हैं कि जैसे n dash पे अगर लेके गए तो अब यहां तक बात जा रही है, तो QC कम हो गया। QC means heat released in the condenser, वो कम हो गई। QC falls although the number of plates required increases. When n lies at nm on the isothermal through F, QC is a minimum although the number of plates required becomes infinite. Since the tie lines have different slopes, it follows that there is a minimum reflux for each plate, and the tie line cutting the vertical axis at the highest value of H will give the minimum practical reflux. अब आप अगर इसमें जाएं, अगर ये जो F पॉइंट है इसको आप वो, अब हमने क्या किया था, F से N पे खींची थी ये टाई लाइन, जब हमने टॉप ऑपरेटिंग लाइन, टॉप पोर्शन के खत्म हो गई थी प्लेट्स और बॉटम की शुरू हुई थी, F से खींची थी। अब F से हम NM की तरफ भी खींच सकते हैं ये, लेकिन इससे ज्यादा इसकी स्लोप नहीं बन सकती। यानी कि लेट्स से कि NM अगर हम यहाँ पे लें एक पॉइंट, इसको मैं जरा और जी, NM अगर हम लेट से यहाँ पे ले लें इस पॉइंट पे, अब इसको अगर हम F से मिलाएं तो आपके पास ये इस स्लोप से ये आता ही नहीं है। इट इज सेम एज, अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, जी, तो हमने ये देखेंगे यहाँ पे देखा था मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो के AE रिप्रेजेंट्स द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या था, XF के साथ ये टच कर रहा था, सो इससे ज्यादा हो नहीं सकता, यानी कि दिस AG लाइन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे तो ये इक्विलिब्रियम डेटा से ही बाहर चली जाती है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो डायग्राम है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये F तक तो ठीक है, XF तक NM, लेकिन अगर और ज्यादा रिड्यूस कर देंगे रिफ्लक्स रेशो तो फिर ये XF से भी बाहर चला जाता है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम डाटा है उससे भी ये तजावुज कर जाती है, विच कैनॉट बी पॉसिबल।
सो दिस इज द मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो। NM जो है वो पोजीशन वो बता रहा है जहां पर कॉलम ऑपरेट कर रहे हैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे, और हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर की कंडीशन है ये। So, since the tile lines have different slopes, it follows that there is a minimum reflux for each plate, और ये हो गया। अब ये जो हम लाइन अगर NM हो तो फिर जो हमने इक्वेशंस डिराइव किए हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। From equations 11.8 थे 11.95 and writing QC over D is equal to QC, then अब QC over D को हमने ये जो QC over D है इसको QC यानी कि मिनिमम एक मिनिमम जो हीट रिलीज इन द कंडेंसर है उससे शो कर रहे हैं। देन आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, H डैश DL था तो इसकी जगह HDL प्लस QC माइनस HNV, ये वही वाली जो इक्वेशन ऊपर हमने की थी ये वाली, इसमें H डैश D क्या था, HDL प्लस QC ओवर D, तो अब QC ओवर D की जगह हमने QC इसमें लिख दी है प्लस QC, और फिर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस के बाद हमने QC निकाल लिया। सो मिनिमम QC विल बी इक्वल टू दिस, तो हम मिनिमम हीट रिलीज्ड इन द कंडेंसर मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। Now, the advantage of the HX chart lies in the fact that the heat quantities required for the distillation are clearly indicated. हमें QC भी पता चल गई, QB भी पता चल सकती है। Thus, the higher the reflux ratio, the more heat must be removed per mole of product and point N rises. This immediately shows that both QC and QB are increased. और ये हम चीजें पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक रिफ्लक्स रेशियो में कि जब रिफ्लक्स रेशियो बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो रीबॉयलर और कंडेंसर पे लोड है वो बढ़ जाएगा एंड वी विल रिक्वायर अ लार्जर रीबॉयलर एंड अ लार्जर कंडेंसर, जिसकी वजह से ऑपरेट कॉस्ट वो भी बढ़ जाती है। ये इसी का जिक्र है यहाँ पे।